नमस्कार दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग यू ऑल। सबका बहुत बहुत स्वागत है। बज गए शाम के 6, केमिस्ट्री सेशन है ना, शगुन मैम के साथ। बहुत सारे बच्चे जुड़ चुके हैं। फटाफट आते जाइए। कैसे हो, प्रैक्टिस वगैरह कैसी चल रही है? जो भी चीज़ें कहीं ना कहीं चाहे मेरी क्लास में और चाहे बाकी सब्जेक्ट्स में भी ज्वाइन करते चल रहे हो, है ना, उसका कहीं ना कहीं नोट्स बनाने के साथ साथ अपने आप को आजमाते रहना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, आई होप सो कि उससे आपकी प्रैक्टिस साथ साथ चल रही है। अब तक हमने जैसे कि कौन कौन से टॉपिक डिस्कस किया, एटॉमिक स्ट्रक्चर डिस्कस किया आपसे हमने, है ना, उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाओ, उससे प्रैक्टिस करो। इसी तरीके से एसिड बेस एंड साल्ट्स, इसके हमने एमसीक्यूज से लेके वेरियस एंगल से आपसे कवर किया ये टॉपिक, है ना, जिसमें हमने और भी कुछ जो डेली लाइफ के क्वेश्चंस बन रहे थे उनको कवर किया, है ना। तो और कौन सा टॉपिक, मेटल नॉन मेटल आपके साथ कवर किया है। तो मेन टॉपिक अभी इधर मैंने रिसेंटली जो कवर किए हैं, ना केवल मैंने, और भी टीचर्स ने जिन्होंने किए हों अपने अपने सब्जेक्ट में, जब तक उसको कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के साथ आजमा के नहीं देखोगे तब तक पता नहीं चल पाएगा, है ना। और एक चीज़ जो तुम लोग बोलते हो कि मैम मोटिवेशन कर दिया करो, एक चीज़ याद रखा करो, मोटिवेशन दो प्रकार का होता है। एक वो वाला मोटिवेशन होता है जिसमें कहीं ना कहीं थोड़ी देर के लिए जब हम सच्चाई से भटक जाते हैं तब ऐसा मोटिवेशन जो हमें राइट ट्रैक पे लेके आता है, एक वो मोटिवेशन है। और एक मोटिवेशन ये होता है कि आप कहीं ना कहीं एग्जिस्ट नहीं कर पा रहे हो जिस सिचुएशन में, उस कल्पना की दुनिया को थोड़ी देर के लिए अपनी बातों से तुम्हारे अंदर। तो मेरी बात समझना कि दूसरा वाला जो मोटिवेशन है वो ज़्यादा लंबा टिकता नहीं है। खैर, बाकी समझदार हो, किसी दिन विस्तार से इन चीज़ों पर चर्चा करेंगे, ठीक है। बहुत सारे बच्चे आ चुके हैं, शौर्य आ चुके हैं, संजीव वेरी गुड इवनिंग, निक्की मान आ चुके हैं, शौर्य, प्रीति चौधरी आ चुके हैं, अनुज कुमार, विशाल कुमार, अभिलाष, नैतिक हुसैन कह रहे हैं वेरी गुड इवनिंग, लव फ्रॉम बरेली यूपी, गॉड ब्लेस यू नैतिक, नाइस नेम। संजय यादव, मोनिका कुमारी, पहाड़न, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग, प्रेम यादव, शौर्य, नेहा मधुरिया, पवन यादव कह रहे हैं आज मेरी पहली क्लास है, मोस्ट वेलकम यादव जी। निशा सैनी, ओके, विकास कौशिक, पहाड़न, मिस्टर जाट, पीयूष कौशिक, नवीन यादव, फर्स्ट क्या कह रहे हैं, फर्स्ट टाइम ऑन योर सेशन, मोस्ट वेलकम नवीन। पिछले सेशन कवर कर लेना, यहाँ तो पूरा हम वो बनवा देते हैं, मतलब एग्जामपुर पे आपको पूरी की पूरी वो क्या बोलते लिस्ट टाइप की मिल जाती है आपको, है ना। तो उसके सारे सीरियल वाइज सारे क्लासेस लगे मिल जाएंगे। जितेंद्र कुमार, गुरु माता के चरणों में प्रणाम, थैंक यू सो मच बच्चा, गॉड ब्लेस यू। फुर्सत से जब भी बैठती हूँ तो आप लोगों के मैसेज पे ज़रूर ध्यान देती हूँ, कमेंट्स पे ध्यान देती हूँ। तो एक चीज़ तो पक्का है कि दिलों में कहीं ना कहीं बच्चे बहुत ज़्यादा कहते नहीं, जो आदर और सम्मान देते हैं उसके लिए कभी कभी शब्द नहीं है। थैंक यू सो मच। अभी तक हमने आपसे एसिड बेसिस का जो सेशन डिस्कस किया, आज पूरा सेशन आपका एमसीक्यूज का है। ऐसे टॉपिक जो मेरी निगाह में थोड़े थोड़े से बचे चल रहे थे, गैसेस से रिलेटेड क्वेश्चंस कुछ ऐसे थे, वो आज हम थोड़ा सा कवर करेंगे, ठीक है। तो फटाफट कॉपी पेन तैयार रखिए, ठीक है। अच्छा, एक टॉपिक आपका छोटा सा छूटा चल रहा था, दैट इज पीएच वैल्यू, है ना। इस टॉपिक को, छोटा सा टॉपिक है, इसको फटाफट हम कर लेते हैं और उसके बाद हम डायरेक्टली बात करते हैं किस पे, एमसीक्यूज के बेस पर। तो जरा सा देखो, छोटा सा टॉपिक है पीएच वैल्यू का, कि पीएच वैल्यू, जस्ट अ मिनट, हाँ, छोटा सा टॉपिक है आपका पीएच वैल्यू का। हाँ, तो देखो जरा, पीएच वैल्यू या पीएच पैमाना क्या होता है, पीएच वैल्यू या पीएच स्केल, है ना, पीएच स्केल। अब तुम मेरी बात यहां ध्यान से सुनोगे, एक चीज क्या, कि पीएच वैल्यू कभी किसी चीज की एग्जैक्ट नहीं होती, नहीं समझे, चलो देखते हैं। पीएच स्केल या पीएच पैमाना क्या होता है। आई होप सो मैंने आपको बताया था कि पावर ऑफ भी बोल देते हैं इसे, हम पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयन भी बोलते हैं, पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन या पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयन, इसे पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयन या पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन के नाम से जाना जाता है। इसका मतलब क्या होता है, तो याद करो, हमने जब आपको फर्स्ट डे, बिल्कुल एसिड बेस का जो फर्स्ट डे था, उस दिन मैंने आर्हीनियस थ्योरी बताई थी। तो मैंने आपको बताया था हाइड्रोजन आयन इज द आइडेंटिटी ऑफ एसिड्स, है ना, एंड हाइड्रोक्साइड आयन इज द आइडेंटिटी ऑफ बेसिस। याद है, कुछ कुछ याद आया, मैंने आपको ये बताया था। तो अब आप यहां से ऐसे समझो, ना केवल पीएच स्केल होता है, पीओएच स्केल भी होता है। मतलब ये कि किसी अम्ल अथवा क्षार की उपस्थिति ज्ञात करने के लिए, सपोज मेरी टेबल पे कोई सॉल्यूशन रखा है, हमें नहीं पता कि ये एसिड है या बेस है, तो हम चाट के तो देखेंगे नहीं कि खट्टा होगा तो एसिड होगा।
और पता चला कुछ और निकला तो ऊपर पहुंच जाओगे। ओवरऑल कहने का मतलब ये, हर चीज को टेस्ट करके तो नहीं देखेंगे ना कि कड़वा है तो क्षार है और खट्टा है तो अम्ल है, ऐसा नहीं करते। तो क्या करेंगे, पीएच स्केल का यूज किया जाएगा। तो पीएच स्केल के द्वारा किसी भी अम्ल अथवा क्षार की उपस्थिति की ज्ञात की जाती है। ये 0 से 14 के बीच एग्जिस्ट करता है। बीच वाला मिडिल पॉइंट आप रख सकते हो जिसको 7 बोलते हैं, ठीक है। अब याद रखिए कि जिनकी पीएच वैल्यू कहां से कहां तक आती है, 0 से 7 के बीच आती है, ये एसिड्स कहलाते हैं, ठीक है। और जिनकी वैल्यू 7 से 14 के बीच आती है वो सॉल्यूशंस किस में काउंट होंगे, बेस में काउंट होंगे। अब इसी बात पे इससे इस तक यहां पर एक और आधा पॉइंट लगाओ, कितना आया ये आपका, करीबन 3.5 आया है ना, 3.5। इसी तरीके से यहां से जब आप डिवाइड करोगे तो ये आपका आ जाएगा 10.5, मतलब 10.5। मतलब अब ये पैरामीटर जब डिवाइड होगा तो आएगा स्ट्रॉन्ग बेसिस में और वीक बेसिस में, स्ट्रॉन्ग एसिड्स में और वीक एसिड में। तो देखो जरा, 0 से 3.5 तक ये होते हैं कौन से, ये होते हैं वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड। मैं शॉर्टली लिख रही हूं यहां पे ऐसे, स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है। और इसी तरीके से देखो 3.5 से 7 के बीच जिनकी वैल्यू आएगी वो होंगे वीक एसिड, दुर्बल अम्ल। प्रबल अम्ल जिनकी वैल्यू जितना 7 के इधर की ओर भागेगी, जितना 0 के करीब होगी, वो उतने ही प्रबल अम्ल होंगे। तो याद रखो यहां से यहां तक आपके स्ट्रॉन्ग एसिड्स, प्रबल अम्ल, फिर दुर्बल अम्ल, फिर दुर्बल क्षार, वीक बेस, दुर्बल क्षार, और फिर स्ट्रॉन्ग। जितना 14 की ओर वैल्यू बढ़ेगी उतना ही बेसिसिटी स्ट्रॉन्ग होगी, ठीक है। तो याद रखिएगा, आपको यहां से याद क्या करना है, क्या याद करना है, सिंपल सी लैंग्वेज में, खाने पीने वाले जितने एसिड्स हैं, जैसे लैक्टिक एसिड, मैलिक एसिड। मेरी बात सुनो, तुम लोग छापना और कमेंट पे थोड़ा सा जरूरत लगे, अभी हम आपके कमेंट पे ध्यान देंगे। अब आप पहले मेरी बात सुनो। खाने पीने वाले जितने एसिड्स होते हैं, जैसे लैक्टिक एसिड दूध में प्रेजेंट है, मैलिक एसिड सेब में प्रेजेंट है ना, कोका कोला पी रहे हैं, सोडा वाटर है ना, कार्बोनिक एसिड वीक एसिड होगा क्योंकि हम ड्रिंक कर पा रहे हैं। जितने नेचुरल एसिड्स हैं उनकी पीएच वैल्यू आपको एक हिंट तो यहीं पर मिल गई कि हमें क्या टिक करनी है। चलो मैं तुम्हें क्वेश्चन देती हूं, इधर देखो अब मेरी बात ध्यान से। सपोज हमने आपसे पूछा कि मैलिक एसिड का पीएच मान कितना होगा। ऑप्शन मैंने आपको इस प्रकार से दिए, जैसे एसएससी या वनडे एग्जाम आपको देंगे। वनडे एग्जाम आपको ऑप्शन किस प्रकार देंगे, जैसे 11.5, 7.8, फिर हमने आपको दे दिया एग्जाम्पल के तौर पे, 2.5, और फिर मैंने दे दिया 4.6। आई बात समझ में। अब यहां पर ऑब्वियस सी बात है, मैलिक एसिड एप्पल में प्रेजेंट होता है, सेब में उपस्थित होता है, बेस तो होगा नहीं, 7.8 बेस तो होगा नहीं। एग्जामिनर ऑप्शन के थ्रू क्या जानना चाह रहा है, वो सिर्फ इतना जानना चाह रहा है, डू यू नो द मैलिक एसिड इज अ वीक एसिड। अब यहां पर देखो 2.5 ये आपका चला गया स्ट्रॉन्ग एसिड की कैटेगरी में, तो फिर आपका यहां पर सही आंसर लगभग क्या जा रहा है, 4.6। मैं आपको इस क्वेश्चन के माध्यम से सिर्फ ये समझाना चाह रही थी कि पीएच वैल्यू के ऑप्शंस बहुत करीब करीब नहीं होते। जैसे तुम लोग मेरी बात सुनो मेरी बात बच्चा, ऑफलाइन में जैसे मैं वो समझाती हूं वैसे ही समझो। क्या कि पीएच वैल्यू रटो मत। पीएच वैल्यू की सपोज एग्जांपल के तौर पे आज तुम नया दही लेके आए, अब उस दही में लैक्टिक एसिड अभी तो उतना खट्टा नहीं है, लेकिन वही तुम 2 दिन रख दो तो क्या पीएच वैल्यू बढ़ेगी घटेगी, खट्टापन और नहीं बढ़ेगा। सिरका रखा तुमने छत पे फर्मेंटेशन के लिए, माना एसिटिक एसिड एक वीक एसिड है, लेकिन उसको रखे रखे उसका पीएच वैल्यू और गिरेगा क्योंकि खट्टापन बढ़ेगा। दही रखे रखे और खट्टा होगा, एसिटिक नेचर और बढ़ेगा। तो एक चीज जो मैं तुम्हारे भेजे में डालना चाह रही हूं, पीएच वैल्यू रटो मत। पीएच वैल्यू में यह समझने का प्रयास करो कि जितने खाने पीने वाले एसिड है उनकी पीएच वैल्यू अगर चरम सीमा पर भी होगी तो इससे ज्यादा नहीं होगी। तो वीक एसिड्स जितने ईटेबल एसिड्स होते हैं, क्या याद रखना है आपको कि वीक एसिड्स की पीएच वैल्यू आपको 3.5 ऑनवर्ड्स ही टिक करनी है, ये पीएच वैल्यू मिलेगी। और रही बात प्रबल अम्ल की, तो याद रखो 0 से और जिन 3 एसिड्स की सपोज हम बात कर रहे हैं, इधर देखो HCl, HNO3
और H2SO4, इनकी pH वैल्यू आपको हमेशा 0 से, और बहुत डाइल्यूट फॉर्म में भी अगर ये होंगे तो 1.5 होगी बस। इससे ज्यादा इनकी pH वैल्यू, इन तीन की pH वैल्यू आप अलग से ऐसे याद रख लो, ये प्रबलतम अम्ल में काउंट होते हैं। इनकी pH वैल्यू भी एग्जैक्टली 0 हमेशा नहीं रहती, इनको डाइल्यूट जब आप करोगे तो इनकी pH वैल्यू पे भी फर्क पड़ता है। तो 0 से 1.5 ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स हो जाएंगे। इसके अलावा आप नोट कर लीजिए कि एग्जैक्ट 7 किसकी pH वैल्यू होगी, डिस्टिल्ड वाटर की pH वैल्यू एग्जैक्ट 7 होगी। आसुत जल का pH मान ही, आसुत जल का pH मान ही एग्जैक्ट 7 होता है। नॉर्मल जो हम लोग पानी पी लेते हैं बॉटल वगैरह में भरा हुआ, उसकी pH वैल्यू भी एग्जैक्ट 7 नहीं होती। एटमॉस्फेयर में गैसेस हैं, वातावरण में अलग अलग गैसें पाई जाती हैं, ठीक है। हम लोग सेवन भी दुर्बल अम्ल करते हैं। हाँ, वेरी गुड नीतीश कुमार रॉय, लॉर्ड डलहौजी, वेरी गुड। समझ में आ रही हैं चीजें। अंशुल यादव, अभिनव सिंह, प्रिया चौधरी, रवि कुमार, लकी, वेरी गुड। अभिषेक वर्मा, क्या साउंड इशू हो रहा है? देखो जरा, चेक करो, साउंड इशू है, हैं? ये 2-4 बच्चे कह रहे हैं। मैम आप प्लीज स्पीड बढ़ाइए। अच्छा जी, धन्यवाद, ठीक है। हाँ, तो कहने का मतलब मेरा सिर्फ इतना था कि रटो मत पीएच वैल्यू को। सिर्फ एग्जैक्ट पीएच वैल्यू किसकी मिलती है? 7 पीएच वैल्यू किसकी मिलती है? आसुत जल की पीएच मान सिर्फ एग्जैक्ट 7 होता है। और वरना हमारा अगर हम बात करते हैं किसकी, नॉर्मल जो ड्रिंक करते हैं वाटर, उसकी पीएच वैल्यू भी 6.8 या 6.9 मिलेगी। थोड़ा सा एसिडिक होता है क्योंकि एटमॉस्फेयर में गैसें हैं। कौन कौन सी? कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड जैसे प्रदूषण आसपास आपके इर्द गिर्द, अम्लीय गैसों का वातावरण है आपके आसपास। समझ में आ रही मेरी बात? तो कहने का मतलब ये कि ये थोड़ा सा जो नॉर्मल वाटर है वो भी थोड़ा सा ऐसा हो जाता है। इसी तरीके से अगर आपसे ब्लड की पीएच वैल्यू पूछ ले तो रक्त का कई बार आपसे पूछा गया है, याद रखिएगा। ये हल्का सा एल्कलाइन होता है, मतलब रक्त की प्रकृति हल्की सी क्षारीय होती है। और इसकी पीएच वैल्यू आपको याद रखनी है 7.3 से 7.4 के बीच। सलाइवा, लार की पीएच वैल्यू अगर आपसे कभी पूछ ले, ठीक है, लार, तो लार का भी डिपेंड करता है मुंह का टेक्सचर। खाना खाने के पहले या खाना खाने के बाद? खाना खाने के जस्ट बाद पीएच वैल्यू एसिडिक होती है। बिफोर मील, यहां पर 2 प्रकार से आएगी। क्या? एक तो बिफोर मील और एक होगा आफ्टर मील। आफ्टर मील, तो याद रखिए बिफोर मील, खाना खाने से पहले मुंह का टेक्सचर हल्का सा क्या होगा? 6.8 to 9, ठीक है, ये रहेगा। और अगर जस्ट आफ्टर मील की अगर आप बात करोगे, खाना खाने के जस्ट बाद, स्पेशली मीठा वगैरह खाने के बाद, एल्कोहलिक टेक्सचर, बच्चों को बोला जाता है ज्यादा मीठा नहीं खाओ क्योंकि स्वीट ग्लूकोज धीरे धीरे एल्कोहलिक टेक्सचर बनाएगा मुंह में और आपके दांत का क्या शुरू हो जाएगा, जिसको बोलते हैं दांत खराब होना। चलो, कैविटी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो फिर पीएच वैल्यू 5.8 समथिंग मिलती है, 5.9, ठीक है। तो ये चीजें आप याद रखिएगा। फटाफट कुछ एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं आपसे। आप फटाफट क्वेश्चंस पे आइए। बात, पहला क्वेश्चन क्या है देखो। द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी एबल टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। भाई इसमें से बताने का प्रयास करो, इनमें से कौन सा, क्या नींबू का रस, कास्टिक सोडा, आसुत जल, इनमें से किसमें करंट पास नहीं हो सकेगा? कॉपी में नोट करना क्वेश्चन, एक्सप्लेनेशन स्पेशली। हाँ, क्यूट आरुषि कह रहे हैं मैम आपका ईयरफोन खराब हो गए क्या? समझी नहीं हम। रोहित क्या कह रहे हैं? मैम आप प्लीज स्पीड बढ़ाइए। क्या क्या स्पीड बढ़ाइए? क्या बार बार ये रट लगा रखी है रोहित? मेरे से ज्यादा स्पीड किसकी होगी? चीजों को नोट करो, ठीक है, पढ़ो, पढ़ना मत सिखाओ। चलो मैम, लेमन में सिट्रिक एसिड होता है, उसकी पीएच वैल्यू 2.2 किया। हाँ, ये आपने बिल्कुल सही बोला। 1-2 एक्सेप्शन है, उनको याद रखिएगा। लेमन एमन ये बहुत ही उसमें, हाँ ठीक है। नैतिक हुसैन, वेरी गुड। चलो जल्दी से आंसर दो बेटा। हाँ बताओ भाई। डिस्टिल्ड वाटर, वेरी गुड। अभिनव सिंह, टॉक्सिक हरियाणवी, राजेश, वेरी गुड। मनोज कुमार, वेरी गुड, थैंक यू सो मच। रणवीर, चलो इधर देखो अब तुम लोग। क्या हमेशा याद रखो कि करंट पास होने के लिए
आयन का होना जरूरी है। पॉइंट पे आओ, क्या कि करंट पास होने के लिए विलयन का आयनिक होना जरूरी है। नोट करो साइड से नोट करो, इसी क्वेश्चन में जहां पर भी तुम नोट्स बना रहे हो लिखो विलयन का आयनिक होना जरूरी है। विलयन का आयनिक होना करंट पास करने के लिए जरूरी है, करंट के लिए जरूरी। मैंने शॉर्टली लिखा, आप भी लिख लो, ठीक है। इट इज नेसेसरी दैट द सॉल्यूशन शुड बी आयनिक, मतलब अगर कहीं ना कहीं अम्लीय है तो भी करंट पास होगा, अगर सॉल्यूशन क्षारीय है तो भी करंट पास होगा। कास्टिक सोडा एक बेस है और नींबू का रस अम्लीय है। रही बात डिस्टिल्ड वाटर, जहां पर डिस्टिल्ड वाटर या फिर कहीं पर न्यूट्रल सॉल्यूशन हो जाता है तो न्यूट्रल सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती। याद रखिएगा, यहां से आपका क्वेश्चन इनडायरेक्टली डायरेक्टली पूछ लेते हैं। देखो अगला क्वेश्चन, एसिड यूज टू मेक लेड बैटरी, इनमें से किस अम्ल का प्रयोग लेड बैटरी के निर्माण में किया जाता है? बताओ बेटा। अमित सक्सेना कह रहे हैं सी। ओके, चांदनी शर्मा, क्यूट आरुषि, वेरी गुड। पुष्पेंद्र क्या कह रहे हैं? फॉर कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी देयर शुड बी मूवमेंट ऑफ आयंस, द बेस्ट एक्सप्लेनेशन गिवन बाय पुष्पेंद्र जंगीर। ओके, प्रियंका गंगवार, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। माया स्वामी, जल्दी से देखो, आफ्ताब आलम, विवेक शुक्ला, रिया सिंह, मिथुन कुमार, ओके ओके, धर्मपाल, वेरी गुड। शिकारी 2.0, नमक की साथ क्यों होती है जबकि ये पानी? समझे नहीं हम तुम्हारा क्वेश्चन थोड़ा सा। हाँ देखो बेटा, आंसर दो, वेरी गुड। चलो, हाँ, एसिड यूज टू मेक लेड बैटरी, पुराना क्वेश्चन, क्या कि सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग लेड बैटरी के निर्माण में किया जाता है। सल्फ्यूरिक एसिड, जिसे हम गंधक के अम्ल के नाम से जानते हैं, इसका प्रयोग किया जाता है इन्वर्टर बैटरी। लिख लो, इन्वर्टर बैटरी या जो गीली वाली बैटरी होती है उसको हम लेड बैटरी के नाम से जानते हैं, अगला क्वेश्चन फटाफट देखिए, क्या क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे? गैस स्मेल्स लाइक अ रॉटन एग, इनमें से कौन सी गैस सड़े अंडे के समान गंध देती है? कई बार आपसे एग्जाम ने पूछा है, तो याद रखो, यहां पर इस क्वेश्चन को तो याद ही रखोगे, साइड से नोट करो कि सल्फर कंपाउंड, लिखो कॉपी में लिखो कि जो सल्फर के यौगिक होते हैं वो हमेशा कैसी स्मेल रखते हैं? पंजेंट स्मेल रखते हैं। नहीं समझ में आया? हमेशा याद रखो कि सल्फर के यौगिक, चाहे वो H2S हाइड्रोजन सल्फाइड गैस हो, और चाहे सल्फ्यूरिक एसिड की महक हो, और चाहे हम LPG वगैरह में ऊपर से स्मेलिंग एजेंट मिलाते हैं जिसको हम मर्केप्टेन के नाम से पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो कहने का मतलब मेरा ये था, सिर्फ एग्जाम आपसे कभी भी अगर पूछता है क्या कि सल्फर के कंपाउंड की महक कैसी होगी, तो याद रखो सल्फर के कंपाउंड हमेशा तीक्ष्ण गंध के साथ जाने जाते हैं। हाइड्रोजन सल्फाइड यहां पर सही आंसर होगा, यहां पर हाइड्रोजन सल्फाइड सही आंसर होगा। हाइड्रोजन सल्फाइड एक ऐसी गैस होती है जो कि सड़े अंडे के समान गंध देती है। ठीक है, इस तरीके से याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन फटाफट डिस्कस करो। द क्वेश्चन इज, हाँ, इन द प्रेजेंस ऑफ विच गैस ब्रास टर्न्स कलरलेस। लिखो भाई, क्या क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे? इनमें से किस गैस की उपस्थिति में पीतल के बर्तनों का रंग फीका पड़ जाएगा? इनमें से किस गैस की उपस्थिति में पीतल के बर्तनों का रंग फीका पड़ जाएगा? ठीक है, प्रीति ऑफिशियल क्या बोले मैम, बटर और हनी को खाने से क्या होगा? ऐसा तो कुछ भी विशेष नहीं होगा, आप तुम जलेबी में खट्टी चटनी डाल के खाओगे, तुम्हारी मर्जी। राघवेंद्र सिंह, सुमित सागर, आदर्श सिंह, नित्या सिंह, मनोज कुमार, मैम मेरा नाम नचर यार। चलो देखो, स्मार्ट लर्निंग, अवनीश राठौर, वेरी गुड। मनोज कुमार, सुमित चौधरी, वेरी गुड। फटाफट चीजें बताओ, वेरी गुड। संदीप आशुतोष, इन द प्रेजेंस ऑफ विच गैस ब्रास टर्न्स कलरलेस? द आंसर इज हाइड्रोजन सल्फाइड गैस की उपस्थिति में। सुनो मेरी बात अब ध्यान से, दो क्वेश्चन आप याद रखोगे कि पीतल के बर्तनों का रंग फीका पड़ जाता है। एक तो ये क्वेश्चन याद रखोगे जो कि लिखा ही है, और दूसरा याद रखो, इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड गैस चांदी के आभूषणों का रंग क्या पड़ जाता है? काला पड़ जाता है, क्योंकि चांदी बना लेता है Ag2S। लिख लो साइड से, चांदी काली पड़ने लगती है, चांदी के आभूषण काले पड़ने लगते हैं।
काली पड़ने लगती है। ठीक है, आप अपने तरीके से लिख लो, आपके नोट्स आपकी कॉपी। ठीक है, तो यहां हाइड्रोजन सल्फाइड से 2 क्वेश्चन इस तरीके से लगातार बनते हैं। किस गैस की उपस्थिति में चांदी के आभूषणों का रंग काला पड़ने लग जाता है? तो सिल्वर सल्फाइड बनना शुरू हो जाता है, इस वजह से चांदी के आभूषणों का रंग काला पड़ने लगता है। ठीक है, इसी तरीके से अगला क्वेश्चन देखो। हाँ, अम्ल जो कि भोजन के पाचन में सहायक है। भाई बताओ कि कौन सा अम्ल भोजन के पाचन में सहायक है? कौन सा अम्ल भोजन के पाचन में सहायक है? ये बच्चा मैंने बताया था आपको, स्टार्टिंग डेज में ही बताया है। हाँ मैम, रोहित यादव को अनब्लॉक करो। अब रोहित यादव ने क्या पता क्या गड़बड़ करी थी जो उनको ब्लॉक किया गया है, ये उनसे पूछिए आप। ठीक है, शिकारी जी वेरी गुड। लॉर्ड डलहौजी क्या कह रहे हैं? H2S वेरी गुड। देवाशीष सारंगी, जिद्दी छत्राणी अच्छा जी। विवेक ऑफिशियल, भाई देखिए एसिड हेल्प्स इन फूड डाइजेशन, तो मैंने आपको बताया था कि एसिड विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टमक एसिडिटी, आंसर इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो याद रखो कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एसिडिक नेचर। हाइड्रोक्लोरिक एसिड ना केवल पेट की अम्लीयता का कारण बनता है बल्कि भोजन के पाचन में भी सहायता करता है, यहां से आपसे कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है। अगला क्वेश्चन देखिए, म्यूरिएटिक एसिड इज द अदर नेम ऑफ, ये बताओ भाई, ये मैंने आपको बताया था, ये मैं नहीं बताऊंगी, बताओ भाई। हाँ जी, मिथुन कुमार वेरी गुड। बटरफ्लाई सुनील वर्मा, अच्छा जी। सिंबल ऑफ नॉलेज देवाशीष सारंगी, ठीक है। सिंबल ऑफ नॉलेज सुनील वर्मा गोंडा से। ये सारी चीजें मैं करा चुकी हूं, आज तो MCQ सेशन ले रही हूं और आपसे मैं यही कहूंगी कि वर्मा जी थोड़ा सा रेगुलर हो जाया करिए, तो चीजें आपको अपने आप में लगेगा कि इनको तो अभी इतने दिन से करा ही रहे हैं, आज तो MCQ सेशन ले रहे थे। एग्जाम वॉरियर्स वेरी वेरी गुड। हाँ मैम, आपकी क्लास हो गई क्या? हाँ, शुभम नमस्ते वेरी गुड। आफ्ताब आलम वेरी गुड। हाँ चलो, यहां पर आंसर क्या होगा? म्यूरिएटिक अम्ल किसका दूसरा नाम है? म्यूरिएटिक अम्ल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का ही दूसरा नाम है। याद रखिएगा, म्यूरिएटिक अम्ल किसको बोला जाता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड को ही बोला जाता है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को म्यूरिएटिक अम्ल के नाम से भी जाना जाता है। जल्दी देखो अगला क्वेश्चन क्या है? एन एंटासिड इज रिलेटेड टू, अम्लनाशक प्रकृति से कैसे होंगे? अम्लनाशक क्या होता है? क्या किसी वीक एसिड को हम बोलते हैं एंटासिड, या किसी बेस को बोलते हैं हम एंटासिड, या डाइल्यूटेड एसिड को हम एंटासिड बोलते हैं? ये क्वेश्चन एक बार आपसे पूछा जा चुका है रेलवे में। हाँ वेरी गुड, बताइए। स्टारलाइट एकेडमी मैम, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्लास कब होगी? आज इसका लास्ट सेशन है, अगला क्लास देखते हैं, कोई अच्छा चैप्टर उठाते हैं जो सबसे ज्यादा पूछा जाता होगा एग्जाम में। ठीक है, चलो। शुभम वेरी गुड। आफ्ताब आलम क्या कह रहे हैं? सॉरी मैम, मेरा नेटवर्क। ओके ओके, कोई बात नहीं बेटा, बाद में देख लेना। एग्जामपुर की शेरनी वेरी गुड। वानी की मेरी ओके। टारगेट, तुम लोग क्या आपस में बातें कर रहे हो? जल्दी इधर बताओ। रवि प्रजापति टाइगर वेरी गुड। चलो इधर देखो। एन एंटासिड इज रिलेटेड टू, एंटासिड इज ऑलवेज काउंटेड एज अ बेस। किसी भी क्षार को यूज किया जाता है एंटासिड के तौर पर, जैसे कि मैंने आपको बताया था बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा ये एक एंटासिड है, सोडियम बाइकार्बोनेट जिसको बोलते हैं। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, लिखो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसको मैंने मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से आपको पढ़ाया है। इसी प्रकार से जो बुझा चूना होता है, ये देखो OH, जिसको हम बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये सब एंटासिड हैं। ये सारे बेस हैं। बेकिंग सोडा किचन में यूज कर रहे हो, बेस है। एक एंटासिड, अम्लीयता का जो नाश करे वो एक एंटासिड कहलाता है। जो अम्लीयता का नाश करेगा वो एक एंटासिड होगा, और अम्लीयता का नाश कोई बेस ही करेगा, है ना। चलो अगला क्वेश्चन फटाफट देखिए। द क्वेश्चन इज विच इज नॉट अ नेचुरल इंडिकेटर। इंडिकेटर क्या होते हैं? इंडिकेटर वो कहलाते हैं जो कि अम्ल अथवा क्षार की उपस्थिति की सूचना देते हैं। सपोज लैब में कोई सॉल्यूशन हमें चेक करना है, ये एसिड है या बेस है, तो अगर हमारे पास कोई इंडिकेटर हम यूज कर रहे हैं, चाहे वो केमिकल हो, चाहे वो कोई सब्जी हो, चाहे वो कोई पेपर हो, लेकिन अगर एसिड या बेस डालने पर उनका कलर वगैरह चेंज होता है, तो वो इंडिकेटर्स कहलाते हैं, सूचक कहलाते हैं। वहीं से ये क्वेश्चन है, क्या है इनमें से कौन एक नेचुरल इंडिकेटर नहीं है? विच इज नॉट अ नेचुरल इंडिकेटर।
ओके, शिवकांत वेरी गुड, चालान कट गया। ओके, चंदा सिंह, एंटासिड्स, उमा कुशवाहा वेरी गुड, गोपाल कुमार, रंजीत कुमार वेरी गुड, शिकारी, विवेक ऑफिशियल, किशोर कुमार, हाँ वेरी गुड। गोपाल कुमार कह रहे हैं मैम आपने तो पीएच स्केल को ऐसे उड़ाया जैसे आंधी। बच्चा एक चीज याद रखो, वो पोर्शन जहां से आपका लिमिटेड पोर्शन पूछा जाता है, उस चीज को जितना प्रैक्टिस से कर पाओगे उतना बेटर है। चलो देखो, तो विच इज नॉट अ नेचुरल इंडिकेटर, इनमें से कौन एक प्राकृतिक सूचक है? तो याद रखो, लिटमस पेपर भी एक प्राकृतिक सूचक है, लाल पत्ता गोभी भी एक प्राकृतिक सूचक है, और टर्मरिक हल्दी भी एक प्राकृतिक सूचक है। मतलब इनमें से कोई भी एक अप्राकृतिक सूचक नहीं है। नहीं समझ में आया? क्वेश्चन है कौन नेचुरल इंडिकेटर नहीं है। तो यहां तो तीनों नेचुरल इंडिकेटर हैं। थोड़ा सा यहां आ जाओ तुम, अब यहां पर समझो, सुनो मेरी बात। हल्दी के दाग के ऊपर कभी तुम्हारे हल्दी, पीले रंग की हल्दी शर्ट पे गिरी हो और फिर तुमने उसे साबुन से साफ करने की कोशिश की हो, तो जो साबुन होता है वो ज्यादातर किसका? कास्टिक सोडा का प्रयोग होता है उसमें, वो एक बेस है। क्या है? बेस है। और हल्दी के ऊपर या हल्दी के दाग के ऊपर अगर आप साबुन लगाओगे, ठीक है, तो बेस पड़ते ही इसका कलर लाल हो जाता है। और हल्दी के दाग के ऊपर अगर तुम नींबू निचोड़ो तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता, मतलब दाग पीला बना रहता है। समझ में आ रही है? तो हल्दी एक सूचना दे रही है। हल्दी के दाग के ऊपर अगर आप क्या डालोगे, अगर क्षार डालोगे तो कैसा रंग हो जाएगा? लाल लाल रंग हो जाएगा। तो इन द प्रेजेंस ऑफ बेस द टर्मरिक गिव्स, सॉरी हल्दी हल्की हो गया ये, हल्दी सॉरी टर्मरिक है ना, तो टर्मरिक गिव्स विच कलर? द रेड कलर। और इसी तरीके से लाल पत्ता गोभी आती है, हो सकता है आपने मॉल वगैरह में देखी हो लाल पत्ता गोभी। एक्चुअली वो लाल कलर नहीं होता है, वो होता है थोड़ा सा वॉयलेट रेड कलर होता है। अगर आप आम भाषा में पूछो तो जामुनी कलर होता है ना। तो रेड कैबेज की भी यही खासियत है। लाल पत्ता गोभी के पत्ते कैसे होते हैं? लाल पत्ता गोभी के पत्ते लाल होते हैं, ठीक है। लेकिन इनके ऊपर देखो दो ऑप्शन रख देते हैं, एसिड और बेस। जब इसके ऊपर कोई बेस, साबुन का घोल वगैरह अगर आप डालोगे तो इसके पत्ते तुरंत हरे हो जाते हैं। टर्न्स इनटू ग्रीन कलर, तुरंत हरे हो जाते हैं। लेकिन इनके ऊपर एसिड का फर्क नहीं पड़ता, सो इट रिमेन्स रेड। तो इस तरीके से याद रखना। और रही बात लिटमस पेपर की, तो लिटमस पत्र क्या होता है? वो लाइकेन नामक एक वनस्पति से बनता है। लैब में दो प्रकार का यूज होता है, रेड और ब्लू, दोनों टाइप का। तो यहां पर आंसर आपका क्या था? नन ऑफ दीज। याद रखिएगा, तीनों के तीनों यहां पर प्राकृतिक सूचक थे। अगला क्वेश्चन देखो, लिटमस पेपर इज मेड बाय, अभी मैंने बताया आपको किससे बनता है लिटमस पत्र। लिटमस पेपर किससे बनता है? अगर नेचुरल इंडिकेटर है लिटमस तो किसी नेचुरल चीज से बनेगा, है ना। नैतिक हुसैन वेरी गुड, इन एसिड टर्मरिक रिमेन्स येलो एंड इन द पेस्ट टर्न्स रेड, वेरी गुड। अब्दुल्ला सिद्दीकी वेरी गुड, योगेंद्र बादशाह, डीके देशराज, नैतिक हुसैन वेरी गुड, अमन कटियार, निशाल विपिन, टॉक्सिक अभिषेक वेरी गुड, विनोद, हिमांशु, व्हाट दिस हिमांशु मैम आप लेखपाल की प्रीवियस ईयर करा दो। हिमांशु मेरी बात सुनो बेटा, मेरी बात सुनो। जितने लोग भी एनटीपीसी या दिल्ली पुलिस के अलावा किसी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो ये मत सोचो कि ये वाला जो डेली लाइफ का पोर्शन है वो वनडे एग्जाम में कॉमन रहता है। ये मैं आपको बार बार समझाने का प्रयास कर चुकी हूँ, ठीक है। लॉर्ड डलहौजी, 12th की केमिस्ट्री सबसे डिफिकल्ट सब था, लेकिन क्लास लेने के बाद थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। चलो बेटा, रघु चौधरी वेरी गुड, ज्योति कुमारी, नीतीश वेरी गुड, विभोर पाठक, सिद्धि राणा, ओके, तपेश, रोहित, नवीन, किशोर, रवि वेरी गुड। हाँ बताओ बेटा, लिटमस पेपर इज मेड बाय, लिटमस पेपर लाइकेन से बनता है ना। लाइकेन वनस्पति के द्वारा बनता है। और कैसा कलर होता है लाइकेन का? तो लिख लो, बैगनी कलर होता है बेटा। यहां पे लिख लो, यहां पर लिख लो, एक मिनट, हाँ यहां पे लिखो लाइकेन का कलर कैसा होता है। तो याद रखना वॉयलेट कलर होता है। कैसा होता है? वॉयलेट कलर होता है कच्चा माल। अगर हम बात करें कि लाइकेन का, वनस्पति का अपना रंग कैसा होता है, तो बैगनी कलर का ये पौधा होता है, ठीक है। इसी तरीके से अगर तुमसे एग्जाम पूछता है लाइकेन इंडिकेट्स द पॉल्यूशन प्रेजेंस,
ये क्वेश्चन करा है कभी फेस? नहीं किया तो अब सुनो मेरी बात ध्यान से। लाइकेन प्लांट अगर किसी जगह पर पनप नहीं पा रहा है, सुनो मेरी बात, किसी जगह पर अगर लाइकेन प्लांट पनप पा ही नहीं रहा, ये वनस्पति नहीं पनप पा रही है, इसका मतलब वहां पर सल्फर डाइऑक्साइड युक्त प्रदूषण बहुत ज्यादा है। ओके, समझ में आ रही? ज्योति, विकास, नित्या, रिजवान, मनोज, सुप्रिया, वेरी गुड। समझो मेरी बात ध्यान से, ये क्वेश्चन आपके ऐसे हैं घुमा फिरा के वनडे एग्जाम में इस चैप्टर से देते आ रहे हैं, तो कॉपी में तो नोट करो, एक्सप्लेनेशन भी समझो कि जब किसी स्थान पर सल्फर डाइऑक्साइड युक्त प्रदूषण बहुत ज्यादा होगा, वहां पर लाइकेन पनप नहीं पाएगा। तो एग्जाम अगर आपसे पूछे लाइकेन निम्न में से किस प्रदूषण का सूचक है, तो लाइकेन सल्फर डाइऑक्साइड युक्त प्रदूषण का सूचक होता है। सल्फर डाइऑक्साइड अगर बहुत ज्यादा कहीं पर है, सल्फर डाइऑक्साइड है ना, तो याद रखो वहां पर लाइकेन ग्रो नहीं कर पाएगा। ये आपसे कई बार, चाहे आप पॉल्यूशन चैप्टर में पूछ लो चाहे इधर पूछ लो। ओल्ड बुक्स पेपर टर्न्स येलोइश, किताब के कोई पुरानी किताबें घर में रखी हो तो उनके पन्ने अपने आप पीले पीले पड़ने लग जाते हैं, ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। पीयूष कुमार, ज्योति कुमारी, बेटा बहुत सही जा रहे हो। पवन, लालूराज, अर्घ्य रूपा, स्वाइन, वेरी गुड। राहुल कुमार, शेखर क्या कह रहे हैं? मैम लड़कियों का नाम लो वरना हार्ट क्या यार, तू मेरी तरफ देख ले, तू यार लड़कियों की तरफ देखे पड़ा। शेखर इधर देख, डंडे पड़ेंगे। कृतिका, गुड्डू, गौरव फरुखाबाद, भाई आगे फरुखाबादी, केमिस्ट्री क्वीन शगुन मैम, थैंक यू सो मच। अमरेंद्र सिंह, मोहम्मद दानिश, ओके। संतोष, संदीप, टोपो, हाँ टोपो जी। यार बंदर है यार। इधर देखो, ओल्ड बुक्स पेपर टर्न्स येलोइश, एमसीक्यू चलते रहेंगे, मेरी बात अब ध्यान से सुनो। कागज बनाने के लिए मैंने आपको कई बार समझाया है कि चीनी मिल में शक्कर बनाने के लिए जो गन्ने का रस का जो वेस्ट मटेरियल होता है, नहीं समझ आया? गन्ने की खोई, गन्ने की जूस की दुकान पे तुमने गन्ने की खोई आराम से देखी होगी, खोजड़, जूस निकाला, अब ये क्या बचा? जो गंदा, वो जो लुगदी बची है, गन्ने की खोई बची है, उसको केमिस्ट्री की लैंग्वेज में सेलुलोज बोलते हैं, और उसे शुगर मिल वाले ट्रकों में लाद लाद के किसमें? पेपर पल्प फैक्ट्री में बेच देते हैं, उसका बनता है पेपर। तो सेलुलोज के द्वारा अखबारी पेपर या कॉपी पेपर का आजकल ये बनाया जाता है, और समय के साथ उसी सेलुलोज का ऑक्सीकरण हो जाता है, मॉइस्चर वगैरह आसपास वातावरण की हवा में। समझ में आ रही मेरा? तो क्या किसका ऑक्सीकरण हो जाएगा? तो यहां पर बेटा नोट करो, जो बता रहे ना वो बकबक भी नोट कर लिया करो शॉर्टली, कि गन्ने की खोई का प्रयोग होता है क्या बनाने के लिए? अखबार या कागज आगज बनाने के लिए। सो याद रखिए, सेलुलोज, जिसको आप सेलुलोज केमिस्ट्री की लैंग्वेज में बोल रहे हो, वो है गन्ने अथवा बांस की खोई। गन्ने अथवा बांस की खोई ही नहीं होती। अब मेरी बात सुनो बेटा, किसानों से अक्सर कहा जाता है कि आप फसल कटने के बाद पराली में आग मत लगाओ। जो चीज हमारी आम भाषा में पराली है, वो क्या है? वो सेलुलोज है। उसका क्या करें? अरे उसे लाद के कहीं ना कहीं आसपास गत्ता अत्ता फैक्ट्री हो वहां पे पहुंचा दो तो उसका यूज हो जाएगा। किसान कहता है भैया लाद के इसका पैसा कौन देगा? लद के जाएगा। समझ में आ रही मेरी बात? तो सेलुलोज इज द राइट आंसर ओवर हियर। किसका ऑक्सीडेशन हो जाता है? सेलुलोज का ऑक्सीडेशन हो जाता है। अगला देखो, वेस्ट मटेरियल ऑफ शुगर मिल। ये देखो क्वेश्चन आ भी चुका है आपका। क्या चीनी मिल से निकले अपशिष्ट पदार्थ का प्रयोग कहां किया जाता है? चीनी मिल से निकला हुआ वेस्ट मटेरियल क्या होगा? सेलुलोज होगा। चीनी मिल से निकले अपशिष्ट पदार्थ का प्रयोग कहां किया जाता है? पेपर पल्प फैक्ट्री में किया जाता है। ठीक है, तो गन्ने की खोई, बांस की खोई, लपलपे तने होते हैं, इनकी खोई खूब यूज हो जाती है, आराम से यूज होती है। ठीक है, और मैं बताऊं इसी तरीके से वो क्या होती है, सरसों अरसों की जो खोई होती है उसे पता नहीं तुम लोगों के क्षेत्र में क्या कहते हैं, उसे खल बोलते हैं। उसको पशुओं को खिलाया जाता है। कहां ये है साइंस? देखो ना, साइंस ही साइंस है, आसपास सब साइंस है, सब साइंस है। दैट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ सेलुलोज। वो ऑयली होता है, बस अंतर इतना है। और उससे गांव देहात में महिलाएं बाल धोती हैं और कहती है सबसे बढ़िया होता है। भाई भाई हंसना नहीं, इधर सुनो। शहरों में हम गर्ल्स क्या यूज कर लेते हैं? कंडीशनर। कंडीशनर से शाइन आ जाएगा। गांव देहात में उस खल से बाल धो लेती हैं। का मैडम क्या बातें करते हो? बात नहीं कर रही, दही से बाल,
खल से बाल धोए जाते हैं और उनके बेटा हम लोग तरसते हैं, हाय टूट रहे, उनके नहीं टूटते। कहो मैडम क्या बातें करते हो, यही है, दिस इज द साइंस। चलो भाई, कैप्सूल कवर इज मेड। भाई आ जाओ भाई, जितने वेजिटेरियन लोग हैं उनके लिए क्वेश्चन है। बताओ भाई, जो कैप्सूल हम लोग खाते हैं, स्पेशली वो वाला कैप्सूल जो बीच से ऐसे खुल जाता है, कैप्सूल में जो असली दवा होती है वो तो कवर के अंदर होती है, लेकिन कैप्सूल बनता किससे है ये बताओ, कैप्सूल किससे बनता है बताओ भाई। आरजू सिंह, टेक आकाश, वेरी गुड। खल भैंस खाता है, देखो मोहित निगम बता रहा है। अनूप मंडल, बालों में लगाते हैं कालापन, वेरी गुड, ओके। सबके सब बंदर, बताओ भाई। हाँ वेरी गुड। स्टार्च, नो, ये किसने बोला? अर्जुन मिश्रा ने सही आंसर दिया है। कहां से बेटा अर्जुन? बहुत से बेटा जा रहे हो। सुदीप राजपूत, मैम केमिस्ट्री समझ नहीं आती, क्या करें? अच्छा ओके, बताओ। जय सिंह, हाँ इधर देखो, इसका कौन आंसर सही दे रहा है? संदीप टोपो, खली बोलते हैं मैम, वेरी गुड। कमलेश राजपूत, नरेश बॉयड, वेरी गुड। विकास कुमार, अमन, रमेश, अभिनव, एग्जामपुर स्टूडेंट, लव यू टू। बताओ भाई बेरोजगार जी। ओजस्वी प्रताप, नो। एक ही आध बच्चों ने सही आंसर दिया है। अब मेरी बात सुनना। गौरव फरकावत, केमिस्ट्री क्वीन, थैंक यू सो मच बेटा। इधर देखो, तुम लोग क्वीन बनाओ, इधर देखो आराम से। जिलेटिन का बनता है कैप्सूल। अब आप मेरी क्लास के बाद अगर थोड़ा सा समय निकालोगे तो यूट्यूब पे सर्च मारना कि कैप्सूल बनता किससे है और क्यों ऐसा कहा जाता है कि कैप्सूल ज्यादातर जो हम लोग खाते हैं वो नॉनवेज वाली चीज आ जाती, नहीं समझे? कैप्सूल जिस जिलेटिन से बनता है वो जिलेटिन बनाने के लिए बूचड़ खाने के वेस्ट मटेरियल का प्रयोग किया जाता है। अब ये मत कहना यस, एलोपैथी में, एलोपैथी जो दवाएं हैं वो कहीं ना कहीं आप इनडायरेक्टली डायरेक्टली ये समझो कि कहीं ना कहीं वहां पर नॉनवेज का टच आ ही जाता है। कहीं पर हम जो अंडे का बीज का बोलते हैं योगर्ट, उन कई ऐसी टेबलेट्स हैं आप उठा के, हीमोग्लोबिन वाले कई ऐसे टॉनिक हैं उठा के देखो, उनमें कहीं ना कुछ ना कुछ आपको मिलेगा जरूर। इसी तरीके से जो कैप्सूल का जिलेटिन होता है, मेरी बात बच्चा समझना, वो वाले कैप्सूल गीले हाथ से अगर हम उनके कैप्सूल को छुएंगे तो वो चिपचिपा जाते हैं। मैं उन कैप्सूल की बात कर रही हूं, उनका जो कवर होता है वो बहुत कम स्टार्च का बनता है। स्टार्च का अगर कवर बनेगा तो वो कैप्सूल बहुत महंगे पड़ते हैं। 99% मार्केट में जो कैप्सूल है वो किसका बन रहा है? वो जिलेटिन का बनता है। और ये जिलेटिन की पहचान है कि गीले हाथों से छुओगे तो वो चिपकेगा। हल्का सा अगर कैप्सूल का कवर आपने कटोरी में पानी में डाल दिया वो तुरंत घुल जाएगा आंखों के सामने। ये जिलेटिन की पहचान है। तो जिलेटिन इज चीप, थोड़ा सस्ता पड़ता है। तो बूचड़ खाने का वेस्ट मटेरियल कहां काम आता है? जिलेटिन बनाने के काम आता है। ठीक है, अब बाकी तुम्हारी श्रद्धा, आज के बाद कैप्सूल मत खाना। ठीक है, तो इस तरीके से कहीं ना कहीं जिलेटिन का यूज होता है। और सुनो वनडे एग्जाम ने केमिस्ट्री में पूछा है बेटा, मजाक नहीं कर रही। वो क्या नाम है, ये वनस्पति घी बनता है, इसमें कई बार सुअर की चर्बी पकड़ी गई है। सुअर की चर्बी, भाई सुअर ऐसा जीव है जिसका मार्केट में बिकता क्या है? मार्केट में इसके बाल बिकते हैं, मार्केट में इसकी चर्बी। ये ऐसा पशु है जिसमें सबसे ज्यादा फैट निकलता है। तो यही कारण है कि वनस्पति घी का प्रयोग, जितने हिंदू बच्चे हैं वो मेरी बात बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे, हम लोग देसी घी से या तो हवन करते हैं या फिर हम लोग पूजा पाठ में क्या यूज करते हैं, हम लोग देसी घी यूज करेंगे, नहीं तो तेल यूज करो। लेकिन डालडा घी का दिया वगैरह पंडित लोग इसीलिए वर्जित। अब हम तुम्हें डेली लाइफ की लैंग्वेज से समझा रहे हैं, चाहे किसी लैंग्वेज में समझो। यही सच है कि वनस्पति घी बनाने के लिए कई बार फैक्ट्रीज में सुअर की चर्बी पकड़ी गई है। इसी प्रकार से जो साबुन वगैरह हम लोग यूज करते हैं, एड में दिखा देता है दूध मलाई और ग्लिसरीन। अरे कौन दे रहा तुम्हें 10-10 रुपए में दूध मलाई ग्लिसरीन? हाँ, तो साबुन वगैरह का प्रयोग गंगा जी के घाट पर अक्सर लिखा होता है कि घाट पर साबुन लगाना वर्जित है। क्यों? बिकॉज इट इज अंडरस्टूड कि साबुन फैक्ट्रीज में अक्सर चर्बी का प्रयोग होता है। साबुन फैक्ट्रीज में चर्बी का प्रयोग ये अंडरस्टूड है। एनिमल चारकोल का प्रयोग चीनी के क्रिस्टल्स की सफाई में होता है। नहीं समझ में आ रही होंगी चीजें। जो पुताई वाले ब्रश बनते हैं, जो कूची बोला जाता है, बड़ा महंगा ब्रश मार्केट में बिकता है, वो सुअर के बाल का बनता है। जूता पॉलिश वाला जो ब्रश होता है वो सुअर के बाल का बनता है। ये यूज है इनका। जैसे शेविंग कर दी जाती है वैसे उनकी शेयरिंग कर ली जाती है। शेयरिंग वर्ड यूज किया जाता है। भेड़ की शेयरिंग करते हैं तो उसका स्वेटर बनेगा,
पश्मीना मतलब समझ में आ रही मेरी बात। इसी तरीके से इनकी शेयरिंग कर ली जाती है, उसके ब्रश वगैरह बनते हैं। चलो तुम लोग हंसने लगे क्या कह रहे देखें बंदर है। हाँ हिमालय क्या कह रहे हैं, यू आर राइट मैम, थैंक यू सो मच। गाय भैंस काटी जाती है बूचड़ खाने में। अब वो ये फिर टॉपिक में लेके बैठ जाऊंगी, काफी लंबा खिंच जाएगा। थैंक यू सो मच। हाँ मेरी बात सुनो, भारत जहां दुग्ध उत्पादन में नंबर 1 का देश है, तो बीफ के प्रोडक्शन में नंबर 1 का देश है। ये कटु सत्य है, लेकिन ये सच्चाई है क्या कि यहां तब तक गाय माता जब तक वो दूध दे रही है, जब तक वो बछड़ा पैदा कर रही है, इंजेक्शन ठोके जाओ और उसको कहीं ना कहीं बहुत कम उम्र में वयस्क बना दो, ताकि जल्द से जल्द वो प्रजनन करने में सक्षम हो जाए। उसके बाद कहां जाती हैं भैया गैया। खैर आ जाओ, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंच जाएगा, बट उठा के देखो यही रिकॉर्ड्स हैं। चलो हाँ, विच गैस इज द मेन कंपोनेंट ऑफ सिगरेट स्मोक, इनमें से कौन सी गैस सिगरेट के धुएं का मुख्य घटक है। तो मैं कई बार आपको बता चुकी हूं, सिगरेट और तंबाकू के नाम पे 2 क्वेश्चन याद रखो, एक कार्बन मोनोऑक्साइड और दूसरा याद रखो निकोटीन। क्या याद रखोगे, निकोटीन। सिगरेट के एडिक्शन का कारण या सपोज चाय के एडिक्शन का कारण, कहो मैम चाय में भी होता है निकोटीन। हाँ चाय में भी होता है निकोटीन, चाय में भी होता है निकोटीन। अब यार एक बात बताओ, जो ऑटो वाले रात भर ऑटो चलाते हैं, जग जग के जिन्हें ऑटो चलाना है, एमएनसी कंपनीज में जिन्हें रात भर नाइट शिफ्ट में जॉब करना है, उन एमएनसी कंपनीज में अलग से स्मोकिंग जोन क्यों दे देते हैं? क्योंकि वो जानते हैं कि बिना चाय पिए, और मैं आपको डेली लाइफ के नजरिए से बच्चा समझा रही हूं, ऑटो वाला रात भर ऑटो नहीं चला सकता जब तक वो 4 कप चाय ना पी ले। आप लोग रात में पढ़ने के लिए 4 कप चाय क्यों कुछ बच्चे तो कहते मैडम मेरा पूरा जग खाली हो जाता है समझ में आ रही मेरी बात। कॉफी और चाय, घर में दिहाड़ी मजदूर अगर लगा है, घर में लिंटर पड़ रहा है, तो वो कहता है मैडम भले हमें खाना मत देना, लेकिन अगर हो सके तो आप हमें चाय दे दीजिएगा दिन में 3-4 बार। वो स्लो स्पीड से दिन भर काम करने को तैयार हैं, उनको चाय देते रहिए। दिन भर में आप अगर 4-4, 5-5 बार चाय पी रहे हो तो ये अच्छी बात नहीं है। इट इज वन टाइप ऑफ एडिक्शन, इट इज वन टाइप ऑफ एडिक्शन यू आर यूजिंग फॉर द नर्वस सिस्टम। तंत्र को बेवकूफ बना रहे हो तुम, निकोटीन की बहुत हल्की हल्की डोज लेते हुए। कॉफी, कैफीन, कॉफी, समझ में आ रही मेरी बात? तो एक ही तरीके का ये वो एक तरीके का नशा है ना। तो निकोटीन इज प्रेजेंट इन द एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, ये आप सिगरेट के नाम पर याद रखिएगा। चलो अगला क्वेश्चन जल्दी से नोट करो, क्या है क्वेश्चन? विच कैन बी यूज्ड एज कूलेंट इन एयर कंडीशनर, इनमें से किसे शीतलक के रूप में प्रयोग किया जा सकता है एयर कंडीशनर्स वगैरह में? क्या तुम लोग बतिया रहे हो, हम भी देखें क्या कह रहे हैं। हाँ नीतीश कुमार कह रहे हैं 7 टाइम हम पिटे हैं मैडम अच्छा ठीक है, कोई बात ना, आपकी मैं पीटूंगी निहाल बहुत टी पीते हैं, भूल रहे थे। ओके लॉर्ड डलहौजी थैंक यू सो मच। बप्पा बोल कह रहे हैं मैडम आप बहुत फनी पढ़ाते हो। फनी नहीं बच्चा, बस मैं एक टीचर नज़रिए से, जो केमिस्ट्री जैसे और साइंस जैसे सब्जेक्ट्स को टीचर्स सिर्फ किताबी सब्जेक्ट बना के रख देते हैं, उसके मैं थोड़ा सा खिलाफ हूँ। चलो विच कैन बी यूज्ड एज कूलेंट इन एयर कंडीशनर, तो अमोनिया इज यूज्ड एज कूलेंट इन एयर कंडीशनर। सोच रहे होगे मैम यहाँ तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होना चाहिए था। क्लोरोफ्लोरोकार्बन पुराना क्वेश्चन है, पुरानी कहानी हो चुकी है। प्रोटोकॉल है जिसको हम बोलते हैं मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल, जिसके तहत बहुत पहले ये प्रतिबंधित हो चुकी है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो कि एयर कंडीशनर्स और रेफ्रिजरेटर्स में कूलेंट के तौर पर शीतलक के रूप में प्रयोग होते हैं ना, थे लीगली ये बैन है। मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल के तहत, अगर नोट करना चाहो तो कर लो, लिख लो, ये हम वैसे आपको पॉल्यूशन वाले चैप्टर में पढ़ाएंगे। लिखो मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल विश्व स्तर पर साइन की गई एक संधि है, विश्व स्तर पर साइन की गई सभी देशों के राष्ट्राध्यक्षों द्वारा साइन की गई एक संधि है, जिसके अंतर्गत हम अपने देश में कहीं ना कहीं क्लोरोफ्लोरोकार्बन पर नियंत्रण करेंगे, अन्यथा ओजोन परत में तेजी से जो क्षय हो रहा है उस पे कैसे कंट्रोल करेंगे। समझ में आ रही मेरी बात? CFC आर मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओजोन लेयर डिप्लेशन। कहो मैडम कहां से कहां पहुंच गए? अब तुम देखो कितने क्वेश्चन कवर हो गए। कौन सी संधि क्लोरोफ्लोरोकार्बन पर नियंत्रण से संबंधित है? आंसर हो गया मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल। ओजोन परत का क्षय, ओजोन परत का क्षय सबसे ज्यादा कौन सी गैस करती है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो कि AC वगैरह या
फ्रिज वगैरह में यूज होती रही हैं, उनको ओजोन परत की क्षय के लिए नंबर वन स्तर पर कारक माना जाता है। और इनके स्थान पर अब कौन सी हम यूज कर सकते हैं एज अ सब्स्टिट्यूट? सो अमोनिया प्रेजेंटली वी आर यूजिंग लीगली एज अ कूलेंट in AC and refrigerators. All right, so these are the some necessary questions. Hope so आपने कॉपी में नोट भी किए हैं और प्रैक्टिस करते चल रहे हो। मेरे स्तर से बेटा जो भी कहीं पर, इधर सुनो, कहीं पर इतने की जरूरत होगी हम इतना बता देंगे, कहीं पर अगर कोई पोर्शन आता होगा उसको बहुत अच्छे से बता देंगे, लेकिन नहीं आता होगा तो हम टाइम भी वेस्ट नहीं करवाएंगे आपका। लेकिन मैं बार बार जो बात आपको बोलती हूं बेटा, किसी पे तो आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा, है ना। सो अगर आप ट्रस्ट करके चल रहे हो तो मैं एक ही चीज आपको बार बार बोलती हूं, नोट्स बनाते रहिएगा, चीजों को ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लेनेशन स्पेशली जो मैं बताती हूं उसको कहीं ना कहीं नोट करिए। विवेक ऑफिशियल, वेरी गुड। शिवम पांडे, मैम चाय की लत हो चुकी है, छोड़ दे। क्या बताऊं, कान खींचूंगी। विपिन, पलक शर्मा, वेरी गुड। अकरम सोनू, मैम आपका वीडियो का पीडीएफ ने, नहीं यार अब तो सब पढ़ रहे हैं, आज ही मैंने 4 पीडीएफ तो आज ही मैंने डलवाए हैं, क्या बात करते हो यार, हैं। आकाश कुमार, राहुल लोढ़ी, इनोसेंट जाट, ओके। संस्कृति, वेरी गुड। मिस्टर अंकित, गौतम, गॉड ब्लेस यू। सुप्रिया, शिवी शर्मा, शिवकांत, राज ठाकुर, अभिषेक बेनवाल, बेरोजगार, वेरी गुड। शिवी शर्मा, भाई सारे बच्चे बहुत सारे, देखो देखो देखो। गॉड ब्लेस यू ऑल। सब जल्दी जल्दी से सिलेक्शन पाओ और जल्दी से मेरे पास स्टूडियो में मिलने आओ, फिर हम करेंगे पार्टी। ठीक है, जहां भी हो लेकिन मेरे दिल के बहुत करीब हो। बिलीव मानो, हमारे लिए मेरा दिन का, यू कैन से द बेस्ट टाइम पीरियड ऑफ द होल डे जब हम कैमरा में आपके सामने होते हैं। ये मेरे दिन का सबसे खूबसूरत पल होता है, जिसका तुम नहीं, ऐसे समझो तुम बोलते हो 6 कब बजेंगे, हम कहते हैं 6 कब बजेंगे। ठीक है, नोट करते रहना, मौज से पढ़ाई करना, और थोड़ी बहुत समस्याएं तो चलती रहती हैं, समस्याएं खत्म तो जिंदगी खत्म, है ना। चलो ठीक है, और सुनो, कल सुबह विवेक सर का सेशन आ रहा है 6:30 बजे, ज्वाइन करना मत भूलना, क्योंकि इतना आसान नहीं होता 12 घंटे का मैराथन लेना। आप कभी सोच के देखो, 12 घंटे की बात छोड़ो, तुम 6 घंटे पढ़ के दिखा दो, बंदा 12 घंटे पढ़ाने को तैयार है। मेरी बात समझ में आ रही है? इफ अ टीचर इज डेडिकेटेड अबाउट हिज जॉब, देन वेयर आर यू? सो इट्स नॉट ओनली माई सजेशन, इट्स माई ऑर्डर टू यू ऑल कि आप करंट अफेयर का वो सेशन जरूर ज्वाइन करें, जिसपे काफी अच्छी क्वालिटी कंटेंट टीम ने वर्क किया है, और सर आपको अपने स्तर से अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो 6:30 बजे ज्वाइन जरूर करें। थैंक यू सो मच। सी यू टुमारो एट द सेम टाइम पीरियड, 6 PM। थैंक यू सो मच।